Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 9th of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 9 दिसंबर 2021 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइस, आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पालनी हिल्स को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2004 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन अगेन एक मैपिंग का आ चुका है, तो कोई बात नहीं, आज आप लोग को दो मैप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर पनामा। आज आप लोगों को एक और कंट्री को मैप में जाकर देखना है जिसका नाम है पनामा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखना और साथ ही साथ ये देखना इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ है, कौन कौन सी कंट्रीज़ इससे बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर कुछ और बोलता है। क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री इसके साथ बॉर्डर को शेयर नहीं करती है। ऑप्शन ए कोस्टारिका, ऑप्शन बी पैसिफिक ओशन, सी कोलंबिया या फिर डी वेनेजुएला। तो अच्छे से मैप में देखना, आप लोग को इसका आंसर पता चल जाएगा और देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। एटलीस्ट सभी लोगों को ट्राई करना है और यहाँ पर इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोग को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर आप लोग इसको एक बार चेक कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, और आप लोगों को मालूम होगा कल हमारे पूरे देश भर में एक खबर काफ़ी तेज़ी से फैली थी। जो हमारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत जी, अब वो हमारे बीच में नहीं है। साथ साथ इनकी वाइफ और भी बहुत सारे लोग एक चॉपर क्रैश के अंदर मारे गए हैं। एक चॉपर क्रैश के अंदर इनकी डेथ हुई है और उस चॉपर का नाम, उस हेलीकॉप्टर का नाम बेसिकली है MI-17V5 हेलीकॉप्टर। ये क्रैश हो चुका है तमिलनाडु के कोनूर घाट पर और उसी की वजह से यहाँ पर इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। तो ये आप लोग देख पाओगे क्लियरली, कल बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह भी दिखाई गई हैं और ये पिक्चर्स आज भी यहाँ पर इस न्यूज़पेपर के अंदर आप देख पाओगे पब्लिश की गई। उसके बाद कुछ मैप वगैरह दिखाया गया है कौन सा एरिया है। तो इंडिया का ये जो मैप है नीचे की साइड से आप लोग देख पाओगे, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तमिलनाडु का जो ये वाला एरिया है कोनूर घाट वाला, वो यहाँ पर आप देख पाओगे। तो यहीं पर ये क्रैश बेसिकली हुआ है और ये जो चॉपर है, ये जो हेलीकॉप्टर है MI-17V5, ये एक रशियन हेलीकॉप्टर है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया इनके साथ इनकी वाइफ और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे क्रैश में एक तरीके से उनकी डेथ हुई है। देन उसके बाद यहाँ पर यह भी बताया गया कि अभी इसमें ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी जी थे, अब यहाँ पर ये सर्वाइव करे हैं और एक तरीके से अभी यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कुछ आ रही है, तो ये इस आर्टिकल के अंदर कवर किया गया। साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कांग्रेस लीडर सभी ने मिलकर यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है हमारे CDS ऑफिसर को। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है और ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल के अंदर बताया गया कितने बजे क्या हुआ, कितने बजे कौन सा इंसिडेंट था। देखो यहाँ पर हुआ क्या ना, वेदर के अंदर सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये आप देख पाओगे ये इंसिडेंट हुआ है। यही चीज़ यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर समझाई गई है। आई होप आप लोग को इसके बारे में पहले से ही पता था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। जो अगला आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। यहाँ पे चर्चा की गई है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये प्रोजेक्ट क्या है आज हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो हमारा यूनियन कैबिनेट है इसने वेडनेसडे में इसको अप्रूव कर दिया है। अब यहाँ पर इसकी फंडिंग वगैरह अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करी जाएगी इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की।
अब जो केन और बेतवा दोनों रिवर हैं बेसिकली, इनको मिलाया जा रहा है, इनको लिंक किया जा रहा है एक कैनाल के माध्यम से, इसी वजह से इसको केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बोला गया है। तो सबसे पहली बात, हम लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में एक एक बात डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोग अपने नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अगर आप लोग बना रहे हो तो, ठीक है। साथ साथ जो इसका पीडीएफ है वो वीडियो के अपलोड होने के बाद पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। और जो ये नोट्स आप लोग देख पा रहे हो, ये सब यहाँ पर आपको एक टेलीग्राम चैनल है दीपक यादव एजुकेशन नोट्स वाला, वहाँ पर भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग जाकर इन चीज़ों को ले सकते हो। अब ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 1 प्लस जीएस पेपर 2 दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि वाटर रिसोर्स, इंटर स्टेट रिलेशंस। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर केन और बेतवा दोनों नदियाँ हैं, इन दोनों को कनेक्ट करने के बारे में चर्चा की गई है, इसी वजह से इसको लिंक प्रोजेक्ट बोला गया है। एक रिवर इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जिसका मेन काम यह है कि देखो, एक नदी के अंदर जो सरप्लस वाटर है, कहीं पर पानी ज़्यादा है और एक नदी के अंदर पानी बहुत कम है, तो सरप्लस वाटर को निकाल कर क्या कर सकें, जहाँ पर पानी कम है वहाँ पर हम लोग पहुँचा सकें। तो ये मेन मकसद रहने वाला है। मेन काम क्या है, ट्रांसफ़र करना सरप्लस वाटर फ्रॉम केन रिवर टू द एमपी टू बेतवा। मतलब कि जो केन नदी है जहाँ पर सरप्लस वाटर देखने को मिलेगा, वहाँ से जो एक्स्ट्रा पानी है उसको ट्रांसफ़र करना कहाँ पर, बेतवा नदी के अंदर। कैसे ट्रांसफ़र होगा, मान लो ये नदी है, बीच में आपने एक नाला खोद दिया, तो इसकी मदद से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर इस पानी को इधर से इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बारे में समझ में आया, इसका मेन काम क्या है। नाउ अब ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, तो आप देख पाओगे जो बहुत सारे हमारे एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं दो स्टेट्स के अंदर। कौन कौन से स्टेट हैं, एक यूपी है और एक है मध्य प्रदेश। इन दोनों स्टेट्स के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो फैला हुआ नज़र आएगा। जैसे कि यूपी के अंदर झांसी, बंदा, ललितपुर, महोबा डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, और एमपी के अंदर आप देख पाओगे छतरपुर हो गया, पन्ना हो गया और टीकमगढ़ हो गया। तो इन सारी जगह में ये पूरा प्रोजेक्ट फैला हुआ आप लोग को नजर आएगा। अभी आप लोग को मैं मैप में भी दिखाऊंगा, तब चीज़ें और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगी। नाउ अब यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट है इसके अंदर क्या होगा, 77 मीटर टॉल और 2 किलोमीटर वाइड का यहाँ पर दौदौन डैम बनाया जाएगा। एक डैम भी होगा, साथ ही साथ यहाँ पर 230 किलोमीटर्स की, ठीक है, 230 किलोमीटर का एक कैनाल होगा, एक टाइप से आप कह सकते हो एक नाला टाइप का बनाया जाएगा, जहाँ से पानी को ट्रांसफ़र किया जाएगा एक नदी से दूसरी नदी में। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ। नाउ यहाँ पर जो ये केन बेतवा है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक ऐसा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जो कि हमारे अभी हमने एक तरीके से अपना विजन रख रखा है कि हम लोग लगभग 30 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। उस 30 में से यहाँ पर एक जो प्रोजेक्ट है वो केन बेतवा वाला भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है 30, ये कौन कौन से, ये भी मैं अभी आप लोग को आगे बताने वाला हूँ, बस थोड़ी देर वेट करो। अब यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट है इसके रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज़ निकल कर आते हैं। देखो ऑब्वियसली जब हम एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसके फ़ायदे तो देखने को मिलेंगे। फ़ायदा देखो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि एक नदी में पानी कम है, वहाँ पर जब पानी कम है तो अच्छे से एग्रीकल्चर वगैरह नहीं हो पा रहा होगा, तो हम लोग वहाँ पे पानी पहुँचा पाएंगे, पानी पहुँचाएंगे तो एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन देखो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी अच्छी बात है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर अच्छी बात के साथ साथ बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं। इश्यूज़ क्या क्या हैं वो भी आप लोगों को आगे जानने को मिलेंगे। लेकिन पहले हम लोग इस प्रोजेक्ट के एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। पहला एडवांटेज क्या है, रिड्यूस ड्राफ्ट, मतलब कि किसी एरिया में सूखा पड़ा हुआ है, तो जैसे मैंने आपको बताया किसी एरिया में सूखा पड़ा हुआ है तो क्या होगा, वहाँ पर पानी को हम लोग ज़्यादा ले पाएंगे, दूसरी नदी से पानी आ जाएगा यहाँ पर, तो जो हमारा सूखा पड़ा हुआ एरिया है उसको हम लोग कम कर पाएंगे, एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाएगा। दूसरा यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा कि जो फार्मर्स हैं, हमारे किसान भाई हैं, इनको फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो एग्रीकल्चर वगैरह बहुत सारे एरियाज़ के अंदर नहीं हो पा रहा था अच्छे से, ठीक है, जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है वहाँ पर सही से इरिगेशन नहीं हो पा रहा था क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो अब क्या होगा, जो सरप्लस वाटर है हम वहाँ पर पहुँचाएंगे, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो फार्मर्स है वो इरीगेशन कर पाएंगे, ठीक है, एक तरीके से इरीगेशन कर पाएंगे। साथ ही साथ आप कह सकते हो कि यहाँ पर और भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर उस वाटर का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इससे जो फार्मर्स का सुसाइड वगैरह रेट जो है वो भी काफ़ी हद तक कम होता हुआ भी नज़र आएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फ़ायदा है इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। अब देखो सिर्फ यहीं तक बात सीमित नहीं रह जाती है, हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर जब हम लोग दो नदियों को मिला देंगे तो इससे इसकी पावर डबल हो जाएगी। तो अब इस पावर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं, बिजली को बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप कह सकते हो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा मल्टीपर्पज़ डैम तो बनेगा, वो बात अलग है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर 103 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लगाया जाएगा, जो कि लगभग आप कह सकते हो कि बहुत तेज़ी से काम करेगा और बहुत सारे लोगों को आप कह सकते हो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, बहुत सारे लोगों को पीने का पानी भी दिया जाएगा और इनफैक्ट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी यहाँ पर करने वाले हैं। अब ये तो कुछ खास बातें हो गई, ये तो कुछ फ़ायदे हो गए, लेकिन अब बात करते हैं इश्यूज़ की। प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, प्रॉब्लम पहली आएगी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो बहुत सारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है वो अफेक्ट होता हुआ नजर आएगा।
क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरेगा। जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसका बहुत सारा एरिया इसी प्रोजेक्ट के अंदर सबमर्ज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। पहला यहाँ पर इसका नुकसान। दूसरा नुकसान इकोनॉमिक कॉस्ट। नुकसान क्या है यहाँ पर, इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब यही है कि पैसा काफ़ी लगने वाला है। देखो ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट लगेगी ऑब्वियसली। यहाँ पर जब हम काम कर रहे हैं, कैनाल खोदेंगे प्लस उसके बाद डैम बनाएंगे, दो रिवर्स को मिलाएंगे, बहुत कुछ यहाँ पर चाहिए, बहुत पैसा लगने वाला है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर लगातार पैसा बढ़ता रहेगा, जिससे यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट है वो डिले होते रहते हैं, जैसा हम लोग देख पा रहे हैं। तीसरा यहाँ पर इसका एक तरीके से इशू है सोशल इशू। सोशल इशू क्या है कि आप लोग यहाँ पर बहुत सारे एरिया से जब ये प्रोजेक्ट निकालोगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, ठीक है, तो उनको आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा वहाँ से। तो तीसरा यहाँ पर ये सोशल इशू भी निकल कर आएगा। आई होप आप लोग को यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीज़ें A to Z सब कुछ अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो रिवर जो ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है इसके बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, जो कि हो गई हैं। अब आप लोग अपने नोट्स बना सकते हो। इस प्रोजेक्ट में अगले मतलब आगे आपको और कुछ नहीं पढ़ना है इतना, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद मैं आपको रिवर्स के बारे में बता देता हूँ, केन और बेतवा रिवर्स के बारे में। केन और जो बेतवा रिवर है ये ओरिजिनेट होती है MP से, और ये दोनों ही नदियाँ एक तरीके से ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी सहायक नदियाँ हैं यमुना की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो ये केन नदी है ये यमुना में जाकर मिलती है, कहाँ पर, UP के बंदर डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद जो ये बेतवा वाली नदी है ये कहाँ पर मिलती है, ये UP के जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जाकर यमुना से मिल जाती है। तो आप लोग को इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद आज के टाइम पर बेतवा रिवर के ऊपर बहुत सारे डैम बना रखे हैं, जैसे कि राजघाट, परिचा और मततीला, अलग अलग डैम्स बना रखे हैं। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसके बारे में ध्यान रखना है। जो हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व है वहाँ से केन रिवर भी पास होती है। पन्ना टाइगर रिजर्व MP के अंदर है, मध्य प्रदेश में, वहाँ से ये जो केन नदी है वो पास होती है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कुछ चीज़ों को। तो पहले तो आप लोग को यहाँ पर ये इंडिया का मैप दिख रहा होगा, तो ये है हमारा महान भारत। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से जो ये येलो हाईलाइटेड वाला एरिया है वो उस वाले एरिया को थोड़ा सा जूम यहाँ पर किया गया। इधर आप देख पाओगे मध्य प्रदेश वाला एरिया हो गया, इधर साइड आप लोग देख पाओगे यहाँ पर ये UP वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर आपको UP देखने को मिल रहा होगा। इधर ये बेतवा नदी हो गई, इधर यहाँ पर कौन सी नदी हो गई, इधर आपको यहाँ पर केन नदी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो केन रिवर और बेतवा रिवर इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं एक कैनाल की मदद से, एक लिंक की मदद से। ये रेड कलर का आप देख पा रहा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लिंक किया जाएगा और इन दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि आज के टाइम पर लगभग इसी प्रकार के आपको 30 प्रोजेक्ट के ऊपर काम चलता हुआ नजर आएगा, देख पाओगे। जैसे कि पेनिनसुलर कंपोनेंट के अंदर देखने को मिलेगा, मतलब जो ये रेड वाले एरियाज है यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। और जो केन बेतवा है ये भी आप लोग को इसी वाले एरिया में देखने को मिलेगा, पेनिनसुलर कंपोनेंट के अंदर ही देखने को मिलेगा, ठीक है, इस वाले एरिया में जहाँ पे मैंने अभी आपको सर्कल बनाकर दिखाया है। उसके बाद इसी प्रकार के जो प्रोजेक्ट हैं वो हिमालय वाले एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अलग अलग नदियों को इंटरलिंक करने के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है। आई होप आपको ये बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ। और हाँ, एक चीज़ और यार, यहाँ तक पहुँच चुके हो ना तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देना। देखो वीडियो को आप लोग बहुत कम लाइक करते हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, एक सपोर्ट मिलता है बस। और सपोर्ट के साथ साथ वीडियो जो है काफ़ी लोगों तक और भी ज़्यादा रीच होता है। तो यहाँ पर इतना सपोर्ट तो आप लोग कर ही सकते हो, 1 सेकंड नहीं लगता है यार वीडियो को लाइक करने में। तो सबसे पहले ये काम ज़रूर करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने देखा इस आर्टिकल के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी हैं, लेकिन अभी मैंने एक चीज़ के बारे में काफ़ी बार चर्चा की है, वो है पन्ना टाइगर रिजर्व। तो पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में भी आप लोगों को 2-4 बातें बता देता हूँ। जब आप चर्चा में आया ही है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि याद रहे। तो आर्टिकल GS पेपर 3 अगेन एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व या फिर पन्ना नेशनल पार्क है, सबसे पहली बार इस नेशनल पार्क को एस्टेब्लिश किया गया था 1981 में, ठीक है। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक तरीके से मध्य प्रदेश के एरिया में, खासकर जो छतरपुर वाला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद जो ये नेशनल पार्क है इसको हमने टाइगर रिजर्व मतलब प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर किया लगभग 1994 में। तो आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। फिर यूनेस्को ने क्या किया, यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व को डेजिग्नेट दिया है एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर भी जाना जाता है पन्ना टाइगर रिजर्व, आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश के अंदर आप देख पाओगे बहुत सारे टाइगर्स पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश को दुनिया की टाइगर कैपिटल बोला जाता है, वर्ल्ड्स टाइगर कैपिटल कहलाता है मध्य प्रदेश। उसके बाद आज के टाइम पर और भी बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे कि कान्हा, पेंच टाइगर रिजर्व। तो ये सब टाइगर रिजर्व एकदम बेस्ट कैटेगरी के टाइगर रिजर्व है हमारे कंट्री के अंदर। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से। क्वेश्चन यह है कि जैसे मैंने भी आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में बताया, केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के बारे में बताया,
अब यहाँ पर रिसेंटली एक बॉडी को बनाने के बारे में चर्चा की गई थी कि वो बॉडी क्या काम करेगी, वो इन रिवर को इंटरलिंक करने में मदद करेगी। उस बॉडी का नाम बता सकते हो? नाम क्या है? मैं आपको नीरा बता देता हूँ, लेकिन नीरा की फुल फॉर्म है, ठीक है, तो उसके बारे में ज़रूर बताना। रिसेंटली हम लोगों ने अपने डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में पढ़ा था। जो नेक्स्ट आर्टिकल है, अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी क्या हुआ है, लोकसभा में वेडनेसडे में एक बिल को पास करा गया है, और वो जो बिल है उसका नाम है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज कंडीशंस ऑफ सर्विसेज अमेंडमेंट बिल 2021। तो यहाँ पर यह बिल पास किया गया लोकसभा के अंदर। अब यहाँ पर क्या डिस्कस किया गया है, जो एक तरीके से रिटायर्ड जजेस होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, इनको हम लोग किस प्रकार से पेंशन प्रोवाइड करवाएंगे, इनके लिए जो पेंशन है उसको कैसे बढ़ाया जाएगा, उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इस बिल के बारे में मैं आप लोग को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इस बिल के रिगार्डिंग जितने भी डिस्कशन है आपको नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट है? आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारे सिलेबस में अलग अलग टॉपिक हैं, जुडिशरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो डायरेक्टली यहाँ पर ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज अमेंडमेंट बिल 2021 को इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा के अंदर, और फाइनली अब यहाँ पर इसको पूरी तरह से लोकसभा में पास भी कर दिया गया है। तो पहली बात, आपको इस बिल का नाम याद रखना है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो अमेंडमेंट हुआ है, तो यहाँ पर ये जो बिल है बेसिकली ये पहले कौन से बिल के नाम से जाना जाता था? क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है तो एक तरीके से चेंज हुआ होगा, बिल्कुल। तो अभी 2021 के अंदर ये अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन इससे पहले आप देख पाओगे ये जो बिल है बेसिकली यहाँ पर इसकी मांग ये थी कि जो हाई कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1954 है, इसके अंदर बदलाव किया जाए। उसके बाद दूसरा जो बिल है सुप्रीम कोर्ट सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1958, इसके अंदर बदलाव किया जाए। ये मांग करी गई थी अभी यहाँ पे इस वाले बिल में। तो यहाँ पे जो हमारे पुराने वाले बिल हैं उनके अंदर बदलाव किया जाए, ये मांग की जा रही है, और इसी को लेकर एक अमेंडमेंट किया गया, बदलाव किया भी गया और उसको पास कर दिया गया है। अब यहाँ पर बदलाव किया हुआ है, हम लोग पहले तो उसको समझेंगे। तो इस बिल के अंदर क्लैरिफाई किया गया कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, ठीक है, इनको एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन कैसे मिलेगा, मतलब यहाँ पर जब ये रिटायर्ड हो चुके हैं तो इनको कौन से स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया में आने के बाद, कौन सी एज को अटेन करने के बाद यहाँ पर किस प्रकार से आप पेंशन्स को प्रोवाइड करवाओगे, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया। तो इस बिल ने क्लैरिफाई कर दिया है कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी पेंशन बढ़ाई जाएगी, उनकी पेंशन इंक्रीज होगी जब वो अपने एक सर्टेन कैटेगरी के एज में आ जाएंगे, और वो एज कौन सी है वो आगे आप लोगों को 2 मिनट बाद पता चलने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, आज के टाइम पर करंट प्रोविजन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो भी यहाँ पे जजेस के, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, इनको जो भी सैलरीज वगैरह मिलती हैं वो सब यहाँ पर इन्हीं एक्ट के बारे में, इन्हीं एक्ट के अंदर उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आज के टाइम पर जो भी जजेस को सैलरीज या फिर उनको कुछ कंडीशंस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट है हमारे पास, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोग को बताया था। अब क्या हुआ, यहाँ पर इसी एक्ट के अंदर बदलाव करने के बारे में चर्चा की गई है, और इस एक्ट के अंदर पहले भी बदलाव किया गया था, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सैलरीज एंड कंडीशन सर्विस अमेंडमेंट एक्ट 2009 लाया गया था, जिसके रिगार्डिंग क्या हुआ, सेक्शन 16B और सेक्शन 17B को यहाँ पर इसके अंदर डाला गया, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो, और इसका मेन मकसद यही था कि मान लो यहाँ पर कोई रिटायर्ड जज है, रिटायर्ड जज को एक तरीके से हम लोग किस प्रकार से जो पेंशन्स हैं वो उनकी आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रिटायर्ड जज होगा या फिर उनकी डेथ के बाद जो उनकी फैमिली है उनको किस प्रकार से एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन दिया जाएगा, ठीक है, जो एडिशनल कैटेगरी होती है वो कैसे यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया एज क्राइटेरिया को, तो एज क्राइटेरिया कैसे स्पेसिफाई करा गया है, तो जो एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन है ये रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड करवाया जाएगा। कब? जब एक रिटायर्ड जज 80 साल का कंप्लीट हो जाएंगे, 80 ईयर्स के पूरे हो जाएंगे, या 85 के, या 90 के, या 95 के, या फिर 100 ईयर्स के, जैसा भी केस होगा, तो उस बेसिस पर यहाँ पर आप कह सकते हो ये क्वांटम जो एडिशनल पेंशन है बेसिकली वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जो ये एडिशनल पेंशन होगा ये आप कह सकते हो कि एज के थ्रू इंक्रीज होता रहेगा, जैसे जैसे यहाँ पर 80, फिर उसके बाद 85, तो हर बार यहाँ पर जो ये एडिशनल जो पेंशन होने वाला है ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो 20% से लेकर 100% से यहाँ पर ये पेंशन बढ़ता रहेगा, और डेथ के बाद यहाँ पर उनके फैमिली वालों को पेंशन मिलेगा। तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर इस पेंशन को लेकर ये चर्चा की गई है। बाकी आप देख पाओगे जो एजेस के बारे में डिफाइन किया गया है ये भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझा दी हैं। फिर उसके बाद लोकसभा में एक और मुद्दा उठा कि आज के टाइम पर जो
केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं, पेंडेंसी ऑफ केसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको कैसे सही करेंगे? तो उसके लिए जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि हम लोग बिल्कुल लोअर जुडिशरी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्चा जाएगा, उसके बेसिस पर हमारे देख पाएंगे जो केसेस हैं वो लगातार कम होते हुए नजर आएंगे। तो ये चीज़ें निकल कर आती हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछना चाहूँगा, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कशन कर चुका हूँ। हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू, आप लोगों को मालूम है। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में भी आप लोग को नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। नाउ आते हैं नेक्स्ट एक और आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है कि जो उत्तर प्रदेश है वो टॉप करता है ऐसी लिस्ट के अंदर जहाँ पर ह्यूमन राइट वॉयलेशन के केसेस को काउंट किया जाता है। मतलब कि ह्यूमन राइट वॉयलेशन के केसेस में यूपी बिल्कुल टॉप पर है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। और यहाँ पर ये जो पूरी रिपोर्ट है बेसिकली ये किसके बेसिस पर लाई गई है? एनएचआरसी के बेसिस पर बताया गया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बेसिस पर बताया गया। एनएचआरसी आपको मालूम होगा एनुअली इसी प्रकार की रिपोर्ट लाता है कि कंट्री के अंदर क्या क्राइम हो रहा है, कौन कौन से स्टेट में कितना कितना क्राइम बढ़ा है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर ये डिस्कशन करता है। तो उत्तर प्रदेश आज के टाइम पर आप देख पाओगे टॉप पर आता है इस लिस्ट के अंदर, जो कि यहाँ पर मैंशन करा गया हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू। इन्होंने यहाँ पर राज्यसभा में ये सारी चीज़ें बताई हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर कितने कितने केसेस निकल कर आए हैं उसके बारे में चीज़ें मैंशन करी गई हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, इसको कंपेयर करें साल 2018 से, तो अभी तक यहाँ पर केसेस लगातार कम हुए हैं। साल 2018-19 के अंदर यहाँ पर आप देख पाओगे जो केसेस हैं वो लगभग 89,000 के आसपास रजिस्टर करे गए थे। लेकिन अभी यहाँ पर साल 2021 के अंदर केसेस 64,000 के आसपास है। केसेस अब की बार कम हुए हैं लगातार, लेकिन फिर भी कम होने के बावजूद भी यूपी टॉप पर है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। नाउ यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से इस आर्टिकल को मैंने हाईलाइट किया, वो है एनएचआरसी। तो एनएचआरसी यहाँ पर इसी प्रकार की रिपोर्ट को लेकर आता है। तो एनएचआरसी के बारे में आपको दो चार बातें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रीलिम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं। और ये जो पोर्शन है हमारा इंडियन पॉलिटी का है। हमारे सिलेबस में जीएस पेपर 2 के अंदर एक टॉपिक है स्टैट्यूटरी बॉडीज़, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनएचआरसी भी हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको बनाया गया था 12 अक्टूबर 1993 में। कुछ प्रोविजंस थे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, इसी प्रोविजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाया गया। बाद में इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ 2006 के अंदर। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एनएचआरसी ने रिसेंटली अभी अपनी सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट किया है। 25 साल हो चुके थे अभी 2018 के अंदर एनएचआरसी बॉडी को बने हुए। एनएचआरसी बॉडी का मेन काम है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन देना, मतलब जो मानव के अधिकार हैं जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिग्निटी, इन सभी को कैसे प्रोटेक्शन में रखा जा सकता है, इसको लेकर एनएचआरसी काम करता है। तो ह्यूमन राइट्स क्या है? तो यूएन की डेफिनेशन बिल्कुल यही बोलती है कि ह्यूमन राइट्स वही है कि इंसान के पास अपना जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, मतलब यहाँ पर जो गुलामी है उससे बिल्कुल दूर रहें। उसके बाद यहाँ पर टॉर्चर ना किया जाए किसी व्यक्ति को। तो इस प्रकार के फ्रीडम्स हम लोगों को मिलते हैं। राइट टू वर्क है, राइट टू एजुकेशन है। तो इन सबको प्रोटेक्शन देने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए। दैट इज वाई इस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को हम लोग लेकर आए। उसके बाद यहाँ पर मेन काम क्या है? अब यहाँ पर इसका जो कमीशन है इसके अंदर कितने लोग होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। एनएचआरसी बेसिकली एक मल्टी मेंबर बॉडी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे जिसमें एक चेयरमैन है प्लस 7 और भी लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इन 7 मेंबर्स में से यहाँ पर आप कह सकते हो 3 जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। अब जो चेयरपर्सन होता है यहाँ पर इस बॉडी का, वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, या फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। अब यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया, मतलब जो अपॉइंट करा जाता है इनको कैसे? तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर इनको अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है कमेटी, एक कमेटी के थ्रू रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट यहाँ पर किसी व्यक्ति को यहाँ पर एक तरीके से एज अ चेयरपर्सन इस बॉडी को अपॉइंट करते हैं। देन उसके बाद आप कह सकते हो ये जो कमेटी होती है इसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, 6 मेंबर की कमेटी होती है, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं इस कमेटी को। फिर उसके बाद इस कमेटी में स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, लीडर्स होते हैं कुछ अपोजिशन पार्टीज़ के यहाँ पर, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के। ठीक है, जो हमारे बोथ हाउसेस हैं पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा लोकसभा, वहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज़ है उनके लीडर्स भी यहाँ पर इसी कमेटी के अंदर होते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ पर इन 6 लोगों की कमेटी होती है जो कि रिकमेंड करती है हमारे प्रेसिडेंट को। देन उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर उस व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। उसके बाद यहाँ पर ये जो बॉडी है इसके अंदर जो भी चेयरपर्सन आया उसका टर्म और रिमूवल क्या होता है, मतलब कितने साल के लिए वो रहेंगे। तो यहाँ पर 3 साल का उनका ऑफिस होता
होता है, 3 साल तक यहाँ पर ऑफिस को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मैक्सिमम एज है वो 70 ईयर्स तक होती है, ये भी यहाँ पे बताया गया। और प्रेसिडेंट यहाँ पर किसी भी एक तरीके से व्यक्ति जो है उनको रिमूव भी कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर बताया गया है। कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसके बेसिस पर प्रेसिडेंट यहाँ पर उस व्यक्ति को रिमूव भी कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर यह आर्टिकल क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आर्टिकल आता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ, राज्यसभा में 2 बिल्स को पास किया गया है, ठीक है, क्योंकि विंटर सेशन चल रहा है तो लगातार बिल्स पास हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक बिल के बारे में डिस्कशन किया जहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो रिटायर हो जाएंगे तो किस प्रकार से उनको जो एडिशनल पेंशन है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद दूसरा यहाँ पर आर्टिकल बोलता है कि अभी 2 बिल्स और पास करे गए हैं राज्यसभा के अंदर। एक बिल है यहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको बोला गया है आर्ट, ठीक है, आर्ट रेगुलेशन बिल, तो इसको डिस्कस करेंगे क्या है। दूसरा जो बिल है वो है सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020, इसको भी अमेंडमेंट के साथ यहाँ पर पास कर दिया गया है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जो आर्ट टेक्नोलॉजी है इसके बारे में जानेंगे। आपको याद होगा रिसेंटली ये चर्चा में था और मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को ये समझाया था। तो यहाँ पर ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021 क्या है, एक एक बात बहुत ध्यान से समझेंगे, समझते रहना अच्छे से। आर्टिकल जीएस पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस, इशूज़ रिलेटेड टू वुमेन, ये सारे टॉपिक्स हमारे सिलेबस के अंदर आते हैं जहाँ से आप लोग इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर लोकसभा से पास हुआ, देन उसके बाद राज्यसभा से भी पास हो चुका है बिल। अब यहाँ पर इस बिल के अंदर एक दिक्कत ये भी है कि इस बिल ने बहुत सारे लोगों को एक्सक्लूड किया है। मतलब यह बिल कुछ ही लोगों के ऊपर लागू होगा और इसके अंदर से जो सिंगल मैन है, लिव इन कपल हैं या फिर LGBTQ कम्युनिटी है, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। ये यहाँ पर इस बिल के अंदर आप कह सकते हो इस बिल के बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर इस बिल के अंदर बोला क्या गया है, पहले हम उसको समझेंगे। तो सरकार ने यहाँ पर आर्ट टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के बारे में चर्चा की गई है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये जो बिल है इसको यहाँ पर बोला गया है आर्ट रेगुलेशन बिल। तो बेसिकली जो ये टेक्नोलॉजी है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसको रेगुलेट करने के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि आखिरकार ये आर्ट टेक्नोलॉजी होती क्या है, ठीक है। तो आर्ट टेक्नोलॉजी के बारे में भी मैंने आप लोग को इसी में बताया है। तो यहाँ पर देख पाओगे कि इसका मतलब है ये जो टेक्नोलॉजी है ये किसी एक इनफर्टिलिटी को ट्रीट करती है। इनफर्टिलिटी मतलब यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक कपल है जिनका एक तरीके से चाइल्ड नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जिनका बेबी नहीं हो पा रहा है, तो उनके अंदर इनफर्टिलिटी जब देखने को मिली है तो उस इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जाता है इस आर्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू। अभी जो आर्ट टेक्नोलॉजी है ये कैसे काम करती है आप लोगों को मैं एक पिक्चर के थ्रू बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो देखो इसमें होगा क्या, अब जब यहाँ पर एक कपल के अंदर इनफर्टिलिटी देखने को मिल रही है जिसकी वजह से यहाँ पर बेबी का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो वेमेन है, वेमेन के यहाँ पर एग को लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वेमेन के एग को लेने के बाद यहाँ पर क्या होगा, जो मेन का स्पर्म है उसको लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म और एग के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर बेबी का प्रोडक्शन बनता है, एम्ब्रियो बनता है, आप लोगों को मालूम होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे आगे वो एम्ब्रियो डेवलप होता है एक बेबी के अंदर, है ना। ये आपको चीज़ें मालूम होगी, बायोलॉजी का यहाँ पर छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे क्या हुआ, हमने क्या किया, वेमेन के एग को लिया और यहाँ पर मेन के स्पर्म को लिया, इन दोनों को यहाँ पर हमने क्या करा, स्पर्म प्रिपरेशन किया और उसका यहाँ पर एक तरीके से कंबाइन किया। देन उसके बाद क्या होगा, तीसरे स्टेप में ये क्या होगा, यहाँ पर आप जब देख पाओगे इसको कंबाइन करने के बाद तीसरे स्टेप में जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो एग है ये एक तरीके से एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर चालू हो जाएगा। अब इस यहाँ पर आप कह सकते हो एम्ब्रियो डेवलपमेंट चौथे स्टेज में चालू हो जाएगा, ये तीसरा स्टेज हुआ। चौथे स्टेज में यहाँ पर जो एग बेसिकली ये एम्ब्रियो में आप देख पाओगे कन्वर्ट होने लगेगा और फिर उस प्रकार से यहाँ पर धीरे धीरे एक डेवलपमेंट इसका हो जाएगा और काफ़ी बेहतरीन तरीके से जब डेवलप हो जाएगा, पूरी तरह से ये फर्टिलाइज हो जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर इसको वापस से वेमेन के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसके बेसिस पर आप कह सकते हो यहाँ पर अब बोला जाता है इसी को आर्ट टेक्नोलॉजी। अब क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है तो इस प्रकार से आप देख पाओगे, जो फर्टिलाइज एग होता है वो इस प्रकार से फर्टिलाइज एग देखने को मिलता है। इस एग के अंदर सेल्स बढ़ते रहते हैं, 2 सेल होते हैं, 4, 8, इस प्रकार से सेल्स जो है डबल होते रहते हैं। देन उसके बाद ये जो एग है, ठीक है, इसको फर्टिलाइज होने के बाद, ठीक है, स्पर्म के साथ कॉम्बिनेशन होने के बाद, फर्टिलाइज होने के बाद 4 सप्ताह बाद इस प्रकार से फोटेस तैयार होता है, बेबी यहाँ पर स्टार्ट होना शुरू मतलब बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर 10 सप्ताह बाद कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर तैयार होता है, 16 सप्ताह बाद कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर तैयार होता है, 20 सप्ताह बाद आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये फोटस तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर एग को लेने के बाद वेमेन के एग, क्योंकि वो अभी उनके अंदर इनफर्टिलिटी है, तो इनफर्टिलिटी को सही करने के लिए एग को लिया जाएगा, एग को निकाला जाएगा, निकालने के बाद उसको फर्टिलाइज किया जाएगा, फर्टिलाइज करने के बाद उसको वापस से इंजेक्ट कर दिया जाएगा ताकि यहाँ पर बेबी का प्रोडक्शन हो सके। इसी को बोलते हैं हम लोग आर्ट टेक्नोलॉजी। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है और इसको हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब क्या है ना, ये जो टेक्नोलॉजी है इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए बिल लाया गया कि भाई यहाँ पर कोई गलत काम ना हो, जो भी काम हो रहा है बिल्कुल सही से सही प्रोसेस से यहाँ पर सब कुछ किया जाए। तो इसके लिए क्या होगा, इस बिल ने बोला एक नेशनल रजिस्ट्री एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होगी। इस बिल ने यहाँ पर बोला कि भाई इस प्रकार की अथॉरिटी को बनाया जाएगा जो कि यहाँ पर सभी क्लिनिक, सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स पर लागू होगी जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बॉडी क्या करेगी, सारा डेटाबेस तैयार रखेगी कि यहाँ पर जितने भी क्लिनिक्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग हमारे पास सारा डेटा तैयार होगा कि हाँ, जब डेटा तैयार होगा तो हम लोग चीज़ों को अच्छे से रेगुलेट या कंट्रोल कर भी पाएंगे। उसके बाद क्या होगा, हम लोग यहाँ पर आर्ट टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने समझ ही लिया है। देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो सर्विसेज होती हैं इनको भी रेगुलेट किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर मेन मकसद ये है, इस बिल का मेन काम यह है कि हम लोग क्या कर सकें, इसका मिसयूज़ ना हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर जो एक तरीके से ऑर्गेन्स हैं, ठीक है, इनका यहाँ पर एक तरीके से इनको सेल करने लगते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें ना देखने को मिले। तो यहाँ पर बिल्कुल जो भी काम हो रहा है बिल्कुल एथिकल प्रैक्टिस हो, बिल्कुल सही से काम हो और गलत काम यहाँ पर हम लोग को बिल्कुल भी ना देखने को मिले। इसकी वजह से यहाँ पर इस बिल को लेकर आ रहे हैं। और इसको लेकर एक नेशनल बोर्ड भी बनाया जाएगा। जो नेशनल बोर्ड होगा यहाँ पर वो सारी छोटी छोटी चीज़ों को देखेगा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबोरेटरी को, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स को, सभी चीज़ों को यहाँ पर देखने वाला है। उसके बाद यहाँ पर कुछ पनिशमेंट्स भी हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति या फिर कोई इंस्टीट्यूट अगर इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है जो कि इस बिल के अंदर मेंशन है, तो उसको यहाँ पर सज़ा भी मिलेगी, उसके लिए पनिशमेंट भी है। जैसे कि यहाँ पर मान लो किसी ने पहली बार कोई अपराध कर दिया, पहली बार यहाँ पर किसी यहाँ पर जो एक तरीके से ऑर्गन से इनको बेच दिया, इनका मिसयूज़ किया है, तो क्या होगा, उस व्यक्ति के ऊपर 5 से 10 लाख रुपए का ये जुर्माना लगेगा। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति दूसरी बार ये काम करता है तो यहाँ पर उसको पनिशमेंट मिलेगी, जेल हो जाएगी लगभग 8 से 12 साल की, प्लस उसके बाद यहाँ पर फाइन भी उसके ऊपर लगाया जाएगा। या फिर कोई जो क्लिनिक वगैरह ये काम करता है तो उस क्लिनिक को भी आप कह सकते हो, उस क्लिनिक का जो भी एक तरीके से ओनर वगैरह है उसको भी यहाँ पर सज़ा मिलने वाली है। साथ ही साथ आप कह सकते हो उस पर भी 10 से 25 लाख रुपये तक का जुर्माना पड़ जाएगा। आखिरकार इस बिल की ज़रूरत क्या है, इस बिल की ज़रूरत यह है कि हम लोग चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर पाएँ, क्योंकि आज के टाइम पर ना हम लोग आर्ट टेक्नोलॉजी को अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाए और रेगुलेट करने की आवश्यकता थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे गलत काम हो रहे थे, अनएथिकल काम हो रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको रेगुलेट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये काम किया है, इस बिल को लेकर आए। इससे क्या होगा, वेमेन को एक प्रोटेक्शन मिलेगी और चिल्ड्रन को एक प्रोटेक्शन मिलेगा, ये यहाँ पर बोला गया है। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ चिंता वाली बात भी है, इस बिल के रिगार्डिंग कुछ कंसर्न्स भी है। कंसर्न्स क्या है, सबसे पहला कंसर्न है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हुआ है। भेदभाव किस बेसिस पर हुआ है, यहाँ पर जो एक तरीके से मैरिड वीमेन है, ठीक है, उनके लिए ये लागू किया गया, मैरिड कपल्स के लिए ये लागू किया गया है। ये एक तरीके से कोई सिंगल मैन या फिर कोई हेट्रोसेक्सुअल कपल या फिर कोई LGBTQ कम्युनिटी, इन लोगों के लिए यहाँ पर इसको लागू नहीं किया गया है। तो यह बोला गया एक डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव हुआ है। और अगर भेदभाव हुआ है तो इससे आर्टिकल 14 वॉयलेट होता है, क्योंकि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 14 है वो इक्वालिटी के बारे में चर्चा करता है। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं वॉयलेट होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद तीसरा बहुत बड़ा कंसर्न है कि आज के टाइम पर इस पूरे टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में काफ़ी पैसा लगता है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है ये भी काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो पुअर पीपल है इसको यहाँ पर वो अवेल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया दूसरा जो बिल है वो है सरोगेसी रेगुलेशन बिल। तो इसी प्रकार से सरोगेसी को भी रेगुलेट किया जाएगा। तो सरोगेसी के अंदर क्या होगा, यहाँ पर ये जो बिल है बेसिकली ये रेगुलेट करेगा सरोगेसी को, और इसका मेन काम क्या है, एक नेशनल सरोगेसी बोर्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो बोर्ड होगा इसके अंदर एक स्टेट सरोगेसी बोर्ड होगा, राज्य के लेवल पर एक बोर्ड को बनाया जाएगा। यहाँ पर अपॉइंटमेंट होगा कुछ अथॉरिटीज़ का, जो कि क्या काम करेंगे, इस सरोगेसी को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखेंगे, इसको रेगुलेट करेंगे, और यहाँ पर भी कोई गलत काम ना हो उसको देखा जाएगा। ना क्वेश्चन ये है कि सरोगेसी आखिरकार होती क्या है। ये तो हमें आर्ट टेक्नोलॉजी तो समझ में आ गई, लेकिन सरोगेसी क्या है। देखो सरोगेसी में क्या होता है, अगर कोई पति पत्नी, ठीक है, अगर कोई पति पत्नी यहाँ पर बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं तो क्या होता है, तो किसी अन्य महिला को कोख, मतलब किसी अन्य महिला की जो कोख होती है उसको किराए पर लेकर उसके ज़रिए बच्चे को जन्म देना सरोगेसी की प्रक्रिया होती है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल शुद्ध भाषा में सरोगेसी प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, मान लो यहाँ पर एक महिला है जो कि यहाँ पर किसी कारण की वजह से किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरे महिला की जो कोख है उसको किराए पर ले जाती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सरोगेसी। और जिस महिला की जो कोख है किराए पर ली जाती है उसको सरोगेट मदर बोला जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अभी क्या यहाँ पर इस बिल के अंदर काफ़ी चीज़ें मेंशन करी गई हैं, प्लस यहाँ पर जो सरोगेट मदर हैं इनको इंश्योरेंस वगैरह के अंदर भी कवर किया जाएगा, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इस बिल का मेन काम क्या है, इस सरोगेसी को पूरी तरह से रेगुलेट करना, इस सरोगेसी को अच्छी तरीके से यहाँ पर इसके अंदर कोई गलत काम ना हो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना। आगे बढ़ेंगे तो आएंगे पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पर इकलौता आर्टिकल है और ये भी कुछ खास नहीं है। अभी क्या हुआ है, यूएस ने यहाँ पर, यूएस का जो हाउस है बेसिकली उसने पास कर दिया है $768 बिलियन का डिफेंस स्पेंडिंग बिल को,
ठीक है। अब यहाँ पर डिफेंस के ऊपर पैसा खर्च जाएगा, उसके लिए यहाँ पर ये बिल को अनाउंस किया गया। और इसमें जो यूएस है बेसिकली वो भारत के साथ एंगेजमेंट को बढ़ाने वाला है, भारत के साथ डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करेगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ को टैकल भी किया जाएगा। तो इसी को लेकर यह बिल पास हुआ। इस साल का जो ये बिल है यहाँ पर ये जो पास हुआ है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि बोला गया इनकी एक ग्रैंड स्ट्रेटजी है। और साथ ही साथ यहाँ पर चाइना को भी टैकल किया जाएगा, प्लस उसके बाद यहाँ पर जो डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर काम करेंगे, प्लस अफगानिस्तान को लेकर यहाँ पर रिसर्चेस करेंगे। ठीक है, एक आप कह सकते हो पिछले 20 सालों के अंदर क्या क्या यहाँ पर गंवाया है अमेरिका ने, उसको लेकर यहाँ पर सारी स्टडीज़ करी जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया कि पिछले 20 साल में क्या क्या लेसन्स लिए हैं अमेरिका ने। उसके बाद यहाँ पर ग्रैंड स्ट्रेटजी होगी चाइना के ऊपर, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। इस बिल को लेकर मतलब यह है कि चाइना के अगेंस्ट में चाइना को टैकल करने के लिए यहाँ पर एक काम किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया इंडिया के साथ, अगर हम बात करें इंडिया के रिगार्डिंग, तो इंडिया के साथ अपने जो रिलेशन है उसको एक्सपैंड करेगा यूएस भारत के साथ एंगेजमेंट बढ़ाएगा, खासकर डिफेंस सेक्टर के मामले में, ये बताया गया। उसके बाद आप लोग को मालूम होगा जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, क्वाड ग्रुप जो है, इसके अंदर 4 कंट्रीज़ हैं, यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर क्या होगा, इनके ऑब्जेक्टिव को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्वाड के ऊपर काम किया जाएगा ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको हम लोग फ्री कर सकें, उसको एकदम से आप कह सकते हो जो चाइना का एग्रेशन वगैरह है वहाँ पर उसको बिल्कुल पूरी तरह से रोका जा सके। उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ काम होगा, जैसे कि बायलैटरल और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट होगा, बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज करी जाएंगी भारत के साथ, डिफेंस ट्रेड किया जाएगा, डिजास्टर रिस्पॉन्स में जो यूएस है वो मदद करेगा, आज के टाइम पर पेंडेमिक से लड़ने में हम लोगों की मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर यूएस जो है खासकर इंडिया के साथ एंगेजमेंट को बढ़ाने वाला है। उसके लिए काफ़ी लंबा चौड़ा अमाउंट का जो बिल है वो यहाँ पर अभी एक हाउस के थ्रू पास करा गया, इसके बारे में इस आर्टिकल में समझाया गया। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, डायरेक्टली पेज नंबर 12 पर आएंगे, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एक आर्टिकल को। तो इकोनॉमी का एक आर्टिकल है, काफ़ी ज़बरदस्त आर्टिकल है, और यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का यहाँ पर स्टेटमेंट आया है। और वो स्टेटमेंट क्या है कि ओमिक्रॉन की वजह से, ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट कोरोना वायरस का है, इसकी वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इन्होंने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फिस्कल स्टेबिलिटी रेट सबको अनचेंज रखा है। मतलब कि आपको मालूम होगा जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है हर 2 महीने में यहाँ पर इनकी बैठक होती है, हर 2 महीने में एक रिपोर्ट आती है। ठीक है, अब जब हर 2 महीने बाद रिपोर्ट आती है तो पिछले 2 महीने पहले रिपोर्ट आई थी, अब यहाँ पर 2 महीने बाद फिर से रिपोर्ट आ चुकी है। और अब की बार एक्सपेक्टेशन ये था कि रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा या फिर रिवर्स रेपो रेट को ही बढ़ाया जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ। जो रेपो रेट हमारा पहले रेट तय था अभी भी वो रेट रखा गया है, तो ये बताया गया। पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर यहाँ पर ये रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, इसके बारे में समझाओ, तभी हम लोग चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि रेपो रेट और ये सारी जो टर्म्स है इकोनॉमिक टर्म्स ये क्या क्या हैं। तो यहाँ पर रेपो रेट क्या होता है, बेसिकली रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। सिंपल सा मतलब यह है कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, सेंट्रल बैंक है, ये क्या करता है, ये पैसा देता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है। अब जब पैसा देगा तो बदले में क्या करेगा, इंटरेस्ट भी लेगा, ब्याज भी लेगा, उसी इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका है। तो ये जो रेपो रेट है ये पहले कितना था, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे चीज़ों को मेंशन किया गया है। ये जो रेपो रेट है पहले 4% था और अभी भी यहाँ पर 4% है, ऐसा बताया गया। कोई इसके अंदर बदलाव नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट आया जिसकी वजह से आज के टाइम पर कंसर्न बढ़ चुके हैं, इस वजह से कोई बदलाव नहीं किया गया। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन आता है ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसी का उल्टा कर दो। अभी हमने देखा जब सेंट्रल बैंक, ठीक है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप कह सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, पैसा देगा कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक को, सारे जो बैंक है हमारे एचडीएफसी, एसबीआई, सारे बैंक्स, जब पैसा देगा बदले में ब्याज लेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। लेकिन जब इसका उल्टा हो जाएगा, कमर्शियल बैंक्स के पास कुछ एक्स्ट्रा मनी पहुंच गया, इनके पास कुछ ज़्यादा पैसा है, तो क्या करेंगे ये लोग, जमा करवा देंगे कहाँ पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, तो इसके बदले में इनको पैसा मिलेगा। ठीक है, अब जब जमा करवा देंगे तो इसके बदले में इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, अब जब वो इंटरेस्ट, वो ब्याज लेंगे तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई पैसा देगा उल्टा यहाँ पर एक तरीके से कमर्शियल बैंक्स को, तो यहाँ पर उसको रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो रिवर्स रेपो रेट पहले 3.35% था और अभी भी यहाँ पर ये इतना ही है। ठीक है, अब आप कहोगे कि रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट कम क्यों है, तो देखो रेपो रेट के अंदर क्या हो रहा है, रेपो रेट में जो हमारा एक तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो पैसा दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को, तो यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। लेकिन जब रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा है वो जमा करवा रहे हैं, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा जमा करवा रहे हैं तो उसके ऊपर वो ब्याज कम ही देता है। तो ये आप लोग देख पाओगे। उसके बाद एक तीसरा पॉइंट और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमएसएफ,
MSF का मतलब है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, हम इसकी डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। ये बेसिकली एक विंडो है जहाँ पर क्या होता है, बैंक्स टू बोरो ओवरनाइट फ्रॉम RBI। सिंपल सा मतलब, यहाँ पर मान लो कमर्शियल बैंक है कोई, जिसको बहुत ज़्यादा अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, अर्जेंट, रातों रात मुझे पैसा चाहिए। तो क्या करेगा, ये अर्जेंसी में जब आपको एक अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत पड़ेगा तो आप क्या करोगे, बिना सिक्योरिटी के, मतलब आप कहोगे मैं कुछ रखना भी नहीं चाहता हूँ बैंक के पास, तो कैसा पैसा लूँ, तो आप ज़्यादा ब्याज दोगे, है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रातों रात आप लोन तो ले लोगे, लेकिन आपको ब्याज ज़्यादा देना होगा। तो जो मार्जिनल एक तरीके से स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो भी आप देख पाओगे, वो भी एक तरीके से अनचेंज ही है, और वो आपको 4.25% देखने को मिलेगा। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये बहुत ज़्यादा क्यों है, मतलब कि ये जो ब्याज है ये आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही देना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोग अर्जेंटली यहाँ पर लोन को ले रहे हो, अर्जेंटली कुछ पैसा ले रहे हो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा ब्याज देना पड़ जाता है। आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये सारी चीज़ें मेंशन करी हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 6 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, 3 यहाँ पर आपको RBI के मेंबर्स देखने को मिलेंगे, और भी 3 हम लोग को मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में डिस्कशन होता है, साथ में मिलकर बातचीत करते हैं, और उसके बेसिस पर ये इन सारे रेट्स को डिसाइड करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये बोला गया, जो ये RBI है बेसिकली यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि एक तरीके से जो प्रोजेक्शन है हमारा इस साल का, जो GDP का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, वो 9.5% के आसपास ही रहने वाला है। मतलब जो प्रोडक्शन, जो एक तरीके से ग्रोथ है हमारी, वो जितनी थी, मतलब जितनी डिसाइड करी गई थी उतनी ही रहने वाली है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि अभी एक और नया वेरिएंट आ चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे कंसर्न्स और पैदा हो चुके हैं हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर। ये आप लोग को ध्यान रखना है। आई होप एक एक चीज़ आप लोग को क्लियर हो चुकी है, ठीक है। और बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो महंगाई थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पे बोला गया है इन्फ्लेशन यहाँ पर 5.3% से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फुल ईयर CPI इन्फ्लेशन जो है वो प्रोजेक्शन है 5.3% से, तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलने वाला है, ऐसा भी यहाँ पर RBI ने चीज़ें बताई हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो उसके बारे में मेंशन किया गया ये सारी चीज़ें, और उसके बाद यहाँ पर इस पेज पर और कोई भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। एक इकलौता आर्टिकल इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको समझा दिया है। स्पोर्ट्स सेक्शन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि डिस्कस करने लायक हो, कोई अवार्ड वगैरह हो तो डिस्कस भी करेंगे, जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है ऐसा। उसके बाद द हिंदू के अंदर एक नया इनिशिएटिव है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पर ये पेपर लगातार आ रहा है। इसमें एक आर्टिकल दिया गया ये वाला, ये आर्टिकल बेहतरीन सा है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन पेपर आता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर द हिंदू ने भी अपना एक एक्सप्लेनर चालू कर दिया है। एक आर्टिकल है ज़बरदस्त सा दिया है, यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बताया गया। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट अभी आई है, और वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के थ्रू बताया गया कि भारत के अंदर भी जो इनइक्वालिटी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022। तो इसके सारे नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। यह आर्टिकल GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारे सिलेबस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, पॉवर्टी इश्यूज रिलेटेड टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इश्यूज रिलेटेड टू वेमेन, इश्यूज रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़, ह्यूमन रिसोर्स, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सारे टॉपिक हमारे सिलेबस के। तो आप समझ सकते हो कि आज जो आर्टिकल है यह कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये रिसेंटली इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया, जिसमें बताया गया इंडिया आज के टाइम पर मोस्ट अनइक्वल कंट्री देखने को मिलेगा वर्ल्ड में, ठीक है। यहाँ पर इंडिया के अंदर जो इनइक्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, पैसों को लेकर काफ़ी बड़ा भेदभाव आपको देखने को मिलेगा, खासकर हम बात करें फीमेल कैटेगरीज में भी। उसके बाद यहाँ पर जो रिपोर्ट इसको किसने पब्लिश किया है, पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के थ्रू, जिसका मेन काम होता है कि यहाँ पर दुनिया भर में जो इनइक्वालिटी है उसके ऊपर रिसर्च वगैरह करना, और उसी को रिसर्च करने के बाद ये लोग रिपोर्ट लेकर आए हैं। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में क्या क्या बताया गया। पहले हम दुनिया भर की बात करेंगे कि दुनिया भर के अंदर क्या सिनेरियो बताया जा रहा है। तो दुनिया भर के अंदर अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करें कि पैसा कैसे बटा हुआ है, तो आज के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो टॉप 10% लोगों के पास है। मतलब आपके आज के टाइम पर आप जब कंट्री के अंदर देखोगे तो 10% ऐसे लोग हैं जो कि रिचेस्ट पॉपुलेशन है, रिचेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा अमीर हैं, और इन 10% लोगों ने 76% का तक का जो पैसा है वो अपने पास रख रखा है। तो इनके पास की जो एक तरीके से पैसा है, जो वेल्थ है, वो 76% के आसपास है। बाकी बचा कितना, थोड़ा सा बचा है, और वो सारा पैसा यहाँ पर आप कह सकते हो थोड़ा बहुत जो मिलता है वो पुअर कैटेगरीज के अंदर पहुँचता है, लेकिन जो ज़्यादातर पैसा है वो अमीरों के पास ही देखने को मिलेगा। मतलब सिंपल सी बात है, ये तो है ही यार, तो है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो 76% तक जो वेल्थ है कंट्रीज़ की, वो यहाँ पर 10% रिचेस्ट पीपल के अंदर देखने को मिलेगी, यहाँ पर बताया गया है। इसकी वजह से भी आप कह सकते हो कि काफ़ी बड़ा भेदभाव, काफ़ी बड़ा अनइक्वालिटी देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा बुरी हालत कहाँ पर है, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका वाले जो रीजन है, यहाँ पर अनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। यूरोप के अंदर आपको जो इनइक्वालिटी है उसके अंदर थोड़ा सा कम, मतलब इसके अंदर कमी देखने को मिलेगी अदरवाइज, लेकिन यहाँ पर जो नॉर्थ अफ्रीका वाला रीजन है यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटी देखने को मिलती है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करें जेंडर इनक्वालिटीज़ की, तो दुनिया भर में जेंडर इनक्वालिटी, मेल फीमेल को लेकर भी बहुत ज़्यादा इनक्वालिटी, बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। ठीक है, वेमेन की बात करें तो वेमेन की जो इनकम्स है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेंगी। ठीक है, वेमेन की जो लेबर इनकम है वो 1990 में 30% तक हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पर ये 35% से भी कम है। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है? जीरो। आप कह सकते हो ज़्यादातर इंक्रीमेंट, मतलब क्या कहोगे, इसमें इतने सालों में भी कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो क्या हुआ यहाँ पर, आप कह सकते हो जो वेमेन है उनकी इनकम जो है बेसिकली वो बहुत कम देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू द मेंस। हालांकि यहाँ पर काम बराबर किया है, लेकिन फिर भी आप देख पाओगे इनकम के अंदर बहुत बड़ी इनक्वालिटी क्रिएट होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिच कंट्रीज पुअर गवर्नमेंट। मतलब ऐसे भी बहुत सारे हाल हैं, बहुत सारे जो देश हैं वो बहुत अमीर हैं, वहाँ के लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन वहाँ की जो सरकार है वो बहुत गरीब है। ठीक है, देश बहुत अमीर हैं, सरकारें बहुत गरीब हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे पिछले 40 साल में हमने इस प्रकार की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा देखी हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, सरकार के पास पैसा आता नहीं है और सरकार यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो काम करना चाहिए था वो काम कर नहीं पाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी अगर ये चीज़ें अभी भी सही नहीं हुई, अगर सरकार के पास अभी भी ज़्यादा पैसा नहीं आया, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आने वाले टाइम पर फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देन उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो भी हम लोग सही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है, अब इंडिया स्पेसिफिक के बारे में बात करेंगे। अभी हमने बात करी दुनिया भर के अंदर, दुनिया भर के अंदर यहाँ पर क्या क्या इनक्वालिटीज़ देखने को मिल रही हैं। अब बात करने वाले हैं भारत के अंदर क्या क्या इनक्वालिटी है। सबसे पहला पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ के मामले बात करें तो इंडिया यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो पुअर कैटेगरी के अंदर आएगा और बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटी के अंदर आएगा। आज के टाइम पर जो हमारी टॉप 1% पॉपुलेशन है उन्होंने 1/5, मतलब आप कह सकते हो 1/5 जो टोटल नेशनल इनकम है वो होल्ड करके रख रखी है। मतलब जो टॉप 1% पॉपुलेशन, जो 1% जो अमीर लोग आपको देखने को मिलेंगे हमारे देश में, उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा दबा कर बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा पैसा होल्ड करके बैठे हुए हैं। ठीक है, और बाकी सारे जो लोग देखने को मिलेंगे उनके पास बहुत कम पैसा देखने को मिलेगा। इसकी वजह से जो इनकम, एक तरीके से आप कह सकते हो इनकम के अंदर इनक्वालिटी है ना वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। उसके बाद आप लोगों को मालूम होगा हम लोग लिबरलाइजेशन वगैरह लेकर आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे थे अपने कंट्री के अंदर, काफ़ी कुछ चीज़ों को लाइसेंस फ्री कर दिया था। इसकी वजह से भी क्या हुआ, इंडिया को तो बेनिफिट हुआ, लेकिन इंडिया के अंदर जो अमीर पीपल हैं, रिचर सेक्शन है, उनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ। ठीक है, ये आप देख पाओगे। उसके बाद दूसरा यहाँ पर बताया गया एवरेज हाउस होल्ड वेल्थ, मतलब कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो एक तरीके से इनकम है, बहुत सारे यहाँ पर आप देख पाओगे जो एवरेज मतलब हाउस होल्ड्स हैं उनकी जो एक तरीके से इनकम है वो काफ़ी हद तक एवरेज ही देखने को मिलेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर आप कह सकते हो कि दुनिया भर में, बहुत सारे ऐसे ही भी आपको हाउस होल्ड देखने को मिलेंगे जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे बोला गया है वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम इंक्रीजेस इन इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी ऑब्जर्व्ड इन द वर्ल्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इनकम वेल्थ के अंदर इनइक्वालिटी क्रिएट हुई है, अमीर बहुत तगड़ी तेज़ी से अमीर हुआ है और गरीब और ज़्यादा तेज़ी से गरीब हुआ है। तो इस प्रकार की इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है इंडिया के अंदर। ठीक है, और उसके साथ जेंडर इनइक्वालिटी भी देखने को मिला है। फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल को जो है इनकम शेयर है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द मेल। ठीक है, तो फीमेल का जो इनकम शेयर वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया के अंदर इतना कम है कि दुनिया भर के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कम इनकम आपको देखने को मिलेगी फीमेल कैटेगरी के अंदर। उसके बाद इन्होंने बताया राइज ऑफ प्राइवेट वेल्थ। और हुआ क्या है, हमारे कंट्री के अंदर प्राइवेट वेल्थ काफ़ी बड़ा है, लोगों के अंदर, लोगों के पास जो प्राइवेटली जो पैसा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आया है। ठीक है, और ऐसा चाइना के अंदर भी देखने को मिला, लेकिन इंडिया के अंदर भी देखने को मिला। इंडिया के अंदर 1980 में ये 290% से इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन साल 2020 के अंदर ये 560% से इंक्रीज़ हुआ है। लोगों ने, देखो पैंडेमिक में ऐसा बोला जाता है पैसा नहीं कमाया, लेकिन अमीरों ने और पैसा कमाया है इस पैंडेमिक के अंदर, इस पूरे के पूरे कोरोना के अंदर। ठीक है, यहाँ पर अपने बिजनेसेस को डबल करके और ही बहुत सारे काम इस प्रकार से करने के बाद यहाँ पर कोरोना का पूरी तरह से फ़ायदा उठा के जो रिचर हैं वो और ज़्यादा रिचर बनते हुए नजर आए हैं। उसके बाद इस रिपोर्ट का सजेशन क्या है, इस रिपोर्ट ने कुछ सजेशन भी दिया है कि भाई हम लोग चीज़ों को कैसे सुधार सकते हैं। चीज़ों को सुधार करने के लिए आपको प्रोग्रेसिव टैक्स लगाना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब अमीर के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी भरकम टैक्स लगाओ, जिससे आप लोग बहुत सारा पैसा, जो कि मल्टी मिलियनर लोग हैं, ठीक है, इनके ऊपर सारा मतलब जो एक तरीके से भारी भरकम टैक्स लगाने के बाद इनसे बहुत सारा पैसा निकाल सकते हैं। सरकार के पास वो पैसा आएगा, सरकार उन पैसा का एक वेलफेयर डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च सकती है। तो यहाँ पे बताया है सरकार उसके ग्रोथ के ऊपर पैसा खर्च सकती है। वो पैसा अमीर से निकालने के बाद जो पुअर सेक्शन से, जो गरीब तरफ के लोग हैं, ठीक है, उनकी तरफ पैसा खर्चा जा सकता है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब अमीर से खूब ज़्यादा पैसा, खूब ज़्यादा टैक्स लिया जाए बेसिकली, तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ है। नाउ अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। आज हमारे पास 2 एडिटोरियल है इंपॉर्टेंट डिस्कस करने के लिए, बाकी सारे आर्टिकल जो हैं बकवास हैं। उसके ऊपर रशिया के इंडिया के बारे में चर्चा की गई है, जो कि अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है, पिछले 4 दिनों से लगातार डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला एक एडिटोरियल बात करता है हाई एलपीजी प्राइसेस के बारे में, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जो हमारे सिलेंडर से बेसिकली, इसमें दाम बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर जो प्राइसेस हैं
एलपीजी है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब पैसे बढ़ेंगे इसमें तो क्या होगा, लोग जो है किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, लोग यहाँ पर जो एक तरीके से काउ डंग्स होता है, कंडा वगैरह होता है, इसको जलाएंगे ज़्यादातर, ठीक है। तो क्या होगा, उससे पोल्यूशन काफ़ी होगा। तो अगर यहाँ पर सिलेंडर के अंदर पैसे बढ़ेंगे तो इससे दूसरी तरफ एयर पोल्यूशन भी काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कुछ बर्निंग करके, कुछ जलाने के बाद यहाँ पर अपने खाने को पकाएंगे, और इससे ना हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारी होंगी। एक एयर पोल्यूशन हो रहा है, उससे तो हेल्थ प्रॉब्लम हो ही रही है, प्लस जो खाना बन रहा है उस बर्निंग से, उस एक तरीके से कंडे के ऊपर या फिर कुछ ऐसी प्रकार की चीज़ों के ऊपर, तो इससे क्या हो रहा है यहाँ पर, इससे और भी एक तरीके से अनक्लीनिंग सी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है, जो हमारा हेल्थ है वो कंसर्न में काफ़ी हद तक कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। तो इसके अंदर क्या बोला है ऑथर ने, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पे बोला लगातार क्या हो रहा है, एलपीजी सिलेंडर्स के अंदर पैसे बढ़ रहे हैं। अब जब एलपीजी सिलेंडर्स के अंदर पैसे बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो इससे क्या हो रहा है, जो लोग हैं लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होगी। हमने देखा कि पिछले साल 600 रुपये था, आज के टाइम पर आप देख पाओगे 900 रुपये हो चुका है। नवंबर के टाइम पे अगर हम देखें तो अभी यहाँ पर 900 रुपये पर सिलेंडर हो चुका है। तो ये अपने आप में काफ़ी बढ़ चुका है। तो क्या होगा, ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है। जो ज़्यादातर हाउस होल्ड है वो क्या करेंगे, वो सब सॉलिड फ्यूल की तरफ बढ़ जाएंगे। वो लोग लकड़ियाँ जलाएंगे, ठीक है, डंक केस जलाएंगे, जो कंडा वगैरह इसको जलाएंगे, इसके ऊपर खाना बनाएंगे फिर, क्योंकि आपने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। तो इसका मतलब कोई उपाय है ही नहीं ऐसा। ये चीज़ें जो बाकी सारी चीज़ें जो सॉलिड फ्यूल है, लकड़ी वगैरह, ये हमें सस्ता पड़ रहा है, तो लोग क्या होंगे, इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। तो ये अपने आप में कंसर्न वाली बात है। तो इन्होंने यहाँ पर बोला जो सॉलिड फ्यूल है वो कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब सॉलिड फ्यूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, तो उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा और प्रीमेच्योर डेथ होगी। मतलब कि डेथ होने की उम्र कुछ और थी, लेकिन उम्र से पहले यहाँ पर डेथ हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने इतने सारा एनवायरमेंट पोल्यूशन कर दिया है, प्लस गंदी तरीके से रह रहे हो, अनक्लीनिंग सी चीज़ें यहाँ पर रखी जा रही हैं, तो उसकी वजह से प्रीमेच्योर डेथ देखने को मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो डेथ हो रही है ना, प्रीमेच्योर डेथ, वो काफ़ी बढ़ चुकी है। 6 लाख डेथ हो रही हैं हर साल, ये हम लोगों ने देखा है इंडिया के अंदर। और ये रिपोर्ट बताती है जिसका नाम है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2019। इस रिपोर्ट ने बताया है। अब इस इशू को टैकल करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, हम लोग एक क्लीन कुकिंग एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए सरकार ने क्या यहाँ पर स्कीम लेकर आई है, सरकार ने यहाँ पर स्कीम लाई है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना स्कीम, है ना। उसका यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किया लगभग 80 मिलियन सब्सिडाइज्ड एलपीजी कनेक्शन। सब्सिडाइज मतलब आपको सब्सिडी भी मिलती है, सब्सिडी मतलब सरकार आपको रिटर्न में कुछ पैसा दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपको यहाँ पर इतने सारे कनेक्शंस प्रोवाइड करवाए गए इस उज्ज्वल योजना स्कीम के अंदर। लेकिन आज के टाइम पर क्या यह सारी चीज़ें चल रही हैं? क्या आज के टाइम पर बायोमास नहीं चल रहा है? क्या आज के टाइम पर सब लोग यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं? तो यहाँ पर आप देख पाओगे लोग स्टार्टिंग में तो हुए थे जब चीज़ें सस्ती थी, लेकिन आज के टाइम पर सिलेंडर्स के जो प्राइसेस हैं वो लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं। तो इंडिया के अंदर एलपीजी रिवॉल्यूशन आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, सबसे पहले हम लोग अच्छी न्यूज़ को कवर करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया, एक रिपोर्ट है, बेसिकली एक सर्वे है, इंडियन रेसिडेंशियल एनर्जी सर्वे 2020। इस सर्वे के अकॉर्डिंग बात करें, और इस सर्वे को कंडक्ट किया था क्यू ने, क्यू मतलब काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, ठीक है। एक ऑथेंटिक सर्वे कंडक्ट किया गया है। ऑथेंटिक सर्वे के अंदर यहाँ पर यह बताया गया कि जो हमारा एलपीजी कनेक्शन, अगर हम बात करें एलपीजी, हम जो जब शुरुआत में यहाँ पर एलपीजी के बारे में चर्चा की गई, एलपीजी के रिगार्डिंग सरकार ने स्कीम्स को जारी किया, सिलेंडर्स को प्रोवाइड किया, तो काफ़ी तेज़ी से बायोमास को रिप्लेस किया गया। जो लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, लकड़ी जला रहे थे, कंडे जला रहे थे, वो बहुत तेज़ी से कम हुआ, लोग शिफ्ट हुए एलपीजी की तरफ, ठीक है। ऐसा हम लोग ने देखा। लगभग 85% जो इंडियन होम्स हैं उनके अंदर एलपीजी कनेक्शन है, ठीक है। 71% लोगों ने यहाँ पर आप कह सकते हो प्राइमरी कुकिंग फ्यूल के तौर पर यहाँ पर इस एलपीजी कनेक्शन का इस्तेमाल किया है। मतलब सब कुछ यहाँ पर एलपीजी कनेक्शन इस सिलेंडर की मदद से काम चल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप देख पाओगे, इसको हम कंपेयर करें ना, तो पिछले 30 साल पहले, मतलब आप कह सकते हो पिछले 10 साल पहले अगर हम कंपेयर करें, तो ये 30% हुआ करता था, जो कि आज के टाइम पर 85 या फिर 80% देखने को मिल रहा है। तो पिछले 10 सालों के अंदर जो एलपीजी बेसिकली सिलेंडर का यूज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, ये हम लोगों ने देखा। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर ये सरकार की स्कीम की तरफ से हुआ है। तो इस सरकार की स्कीम के काफ़ी सारे फायदे आपको ये देखने को मिलेंगे। इसमें उज्ज्वला का काफ़ी बड़ा आपका आप देख पाओगे रोल है, इन्होंने काफ़ी कुछ प्रोवाइड करवाया है। लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि यहाँ पर बैटल क्या है, सबसे बड़ी लड़ाई क्या है, कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को तब भी अफोर्ड नहीं कर पाए। जैसे मैंने बताया कि अभी बहुत सारे लोग, लगभग जब 80% 85% लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो बाकी बचे हुए लोग 25% 30% जो लोग हैं वो अभी भी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाए। तो वो कहाँ पर हैं, वो अभी भी क्या कर रहे हैं, उन सॉलिड फ्यूल को जला रहे हैं, ठीक है, उसी को जला रहे हैं। उससे अभी भी जो है एयर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, ये हम लोग देख पा रहे हैं। अब जो ये प्रैक्टिस ऑफ बायोमास है ना, ये लगातार आप कह सकते हो यहाँ पर आज के टाइम पर ये चर्चा में इसलिए आ चुका है, क्योंकि लगातार जैसे जैसे यहाँ पर
ये एलपीजी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से लोग वापस से इसी सॉलिड फ्यूल की तरफ शिफ्ट हुए हैं। लेकिन आज के टाइम पर कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन सॉलिड फ्यूल को जलाया जाता है, लकड़ी को जलाकर, कंडे को जलाकर यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है? तो वो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर ये एरियाज़ आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अर्बन के अंदर, अर्बन एरिया जो शहर वाले एरिया के अंदर आपको बहुत सारे स्लम एरियाज़ देखने को मिलेंगे। ये भी काफ़ी बड़े हॉटस्पॉट हैं, यहाँ पर भी इसी प्रकार से कुकिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी आप कह सकते हो सॉलिड फ्यूल को जला के यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, इससे यहाँ पर क्या हुआ, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि सभी लोगों के लिए आपको इस प्रकार से स्कीम को लेकर आना है कि जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर से बेसिकली इसको हम लोग एक अफोर्डेबल बना सकें, अफोर्डेबल प्राइस पर लेकर आ सकें, जिससे कि हर कोई अफोर्ड कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्री के अंदर चीज़ों को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। पहली चीज़ यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सब्सिडीज़ को लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, सब्सिडीज़ को लेकर आओ। लो इनकम हाउस होल्ड्स के लिए, जो एक तरीके से गरीब परिवार के लोग हैं, उनके लिए आप सब्सिडीज़ लेकर आ सकते हो। जब एलपीजी को रिफिल किया जाएगा, मतलब एलपीजी अब आपका सिलेंडर खत्म हुआ तो आप सिलेंडर को जब भरवाओगे दोबारा, तो उसके लिए आपको एक सब्सिडी मिल जाए, तो उसके लिए बेटर ये चीज़ देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर दाम बढ़ेंगे भी तो लोग समझेंगे कि हाँ हमें सब्सिडी मिल रहा है, तो इस बेसिस पर सिलेंडर का यूज़ जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज के टाइम पर यहाँ पर आप देख पाओगे ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से लगातार एलपीजी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोगों के मंथली एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, और लोग फिर क्या बोलते हैं, यार यहाँ से खर्चा बच सकता है, हम लोग दूसरा स्टेप लेते हैं, जैसा हम पहले कर रहे थे, लकड़ी जलाकर खाना बना रहे थे, वो काम हम अभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्यू स्टडी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आज के टाइम पर जो एक्सपेंस है बेसिकली लगातार डबल हो चुका है, लोगों का कहना ये है। तो इस बेसिस पर सरकार को यही सोचना चाहिए और लोगों का जो एक्सपेंस है इसको कम करने के बेसिस पर एलपीजी को लेकर काफ़ी सारे काम करना चाहिए। कोरोना वायरस पैंडेमिक के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी बेकार हुई हैं। ठीक है, लॉस ऑफ इनकम देखने को मिला है बहुत सारे लोगों के पास, मतलब पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की इनकम खत्म हुई। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, उसकी वजह से लोग यहाँ पर आज के टाइम पर एलपीजी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एक सब्सिडी प्रोवाइड करवा सकते हो। अभी के लिए एलपीजी के सिलेंडर्स जो है बेसिकली इनका जो प्राइस है उसको आप डाउन कर सकते हो। ठीक है, अगर हम एस्टिमेट बात करें, जो इफेक्टिव प्राइस होगा ना एलपीजी का, वो 450 रुपीज़ होगा, 450 रुपीज़ पर एलपीजी रिफिल। मतलब रिफिल की बात हो रही है, एलपीजी आप जब यहाँ पर रिफिल करवा रहे हो, वापस से उसको भरवा रहे हो, उसके अंदर गैस डलवा रहे हो। ठीक है, तो 450 रुपये की इफेक्टिव प्राइस होना चाहिए, इसको इंश्योर करना चाहिए, इसके बेसिस पर आगे चलना चाहिए। लेकिन आप कह सकते हो यहाँ पर यहाँ पर हमने देखा कि पेंडेमिक के बाद काफ़ी कुछ क्रिएट हुआ, काफ़ी सारे लोगों की जॉब गई, जिसकी वजह से लोगों ने पैसा नहीं कमाया, जिसकी वजह से भी क्या हुआ है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनको ये प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा लगने लगे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सरकार को ही कुछ अप्रोचेस लेकर चलने पड़ेंगे, जहाँ पर हम लोग ये काम कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी कनेक्शंस को अफोर्डेबल प्राइस पर लोअर इनकम हाउस होल्ड्स को, जो गरीब लोग हैं, उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब्सिडी को आप रिज्यूम करो, सब्सिडी को आगे लागू करना चाहिए, और खासकर यहाँ पर आप कह सकते हो जो एलपीजी कनेक्शन है अंडर उज्ज्वला स्कीम, इसके अंदर सब्सिडीज़ लेकर आओ, सब्सिडीज़ को थोड़ा सा बढ़ाओ। फिर उसके बाद क्या बोला गया, अवेलेबिलिटी और बायोमास। यहाँ पर बोला गया कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि आज के टाइम पर जो एलपीजी है सभी कंज्यूमर्स के लिए वो काफ़ी तेज़ी से अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे गांव के लोग हैं जिनके लिए यहाँ पर एलपीजी कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि गांव में बहुत सारी जगह पर एलपीजी की डिलीवरी नहीं होती है, आपके गेट पर जो सिलेंडर है वो नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप कह सकते हो आपके गांव में, मतलब बहुत सारे गांव में ऐसा है कि एक घर के 5 किलोमीटर के आसपास एरिया तक भी कोई भी एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, लोग यहाँ पर एलपीजी की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, अगर मतलब कोई आसपास भी हो तो इंसान सोचे कि हाँ भाई हम लोग को एक सिलेंडर का कनेक्शन ले लेना चाहिए, सिलेंडर हम लोग लेते रहेंगे। लेकिन जब आपके एरिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, आपके एरिया के अंदर डोर टू डोर फैसिलिटी नहीं है, आपके घर के पास यहाँ पर कोई सिलेंडर आएगा नहीं, तो किस बेसिस पर आप लोग यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हो। तो आपको बहुत सारे जो एरिया है, बहुत सारे गांव वाले एरिया हैं, वहाँ पर ज़रूरत है कि आप लोग एलपीजी सप्लाई को सबसे पहली बात स्ट्रेंथन करो, एलपीजी सप्लाई को मजबूत करो। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोग यहाँ पर ज़्यादातर एलपीजी कनेक्शन को रीच कर पाओगे, प्लस टाइमली सर्विस को प्रोवाइड करवाओ। ये भी यहाँ पर फोकस रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने एलपीजी कनेक्शन दिया फिर उसके बाद वहाँ पर टाइमली सर्विस नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से लोग फिर से परेशानी में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, एक नया मार्केट आप क्रिएट कर सकते हो लोकली अवेलेबल बायोमास के लिए। गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट को यहाँ पर एक तरीके से फोकस रखना चाहिए किसके ऊपर, कि जो आज के टाइम पर लोकली अवेलेबल बायोमास है बेसिकली यहाँ पर उसका आप लोग इंडस्ट्रियल पर्पस पे इस्तेमाल करो। जो बायोमास है बेसिकली जो लकड़ी है, कंडा है, जिसका आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो खाना बनाने के लिए, उसका आप लोग इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इंडस्ट्री के तौर पर आप लोग यहाँ पर ये सारा बायोमास प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है। तो सरकार यहाँ पर बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको इंसेंटिवाइज कर सकती है, उनको इंसेंटिव्स दे सकती हैं कि हाँ कि भाई वो लोग इन बायोमास को लें और इंडस्ट्रीज़ के अंदर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर यह बोला गया कि उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यहाँ पर वही लोग इन चीज़ों को खरीद लें। इससे यहाँ पर जो रूरल हाउस होल्ड्स देखने को मिलेंगे उनको भी काफ़ी हद तक फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। तो ये सारी चीज़ें क्यों बताई जा रही है, क्योंकि अगस्त के महीने में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने लॉन्च किया था उज्ज्वल 2.0 स्कीम को, ताकि हम लोग 10 मिलियन एडिशनल फ्री एलपीजी कनेक्शंस को दे सकें गरीब लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ हम लोग को दिखा दी सरकार की कमिटमेंट को। सरकार ने काफ़ी कुछ किया है क्लीन कुकिंग एनर्जी की तरफ, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर नहीं कर पाई। अगर आप सिलेंडर्स को अफोर्डेबल बना दोगे तो इससे क्या होगा, यहाँ पर इससे सभी लोग रीच कर पाएंगे, सभी लोग को यहाँ पर ये फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर सरकार को एक काम यही करना है कि जो एलपीजी है बेसिकली इनको अफोर्डेबल बनाना है। इससे यहाँ पर लोगों की हेल्थ इंप्रूव होती हुई हम लोग को डेफिनेटली नज़र आने वाली है। ये यहाँ पर मेंशन किया गया। आई होप आपको ये एडिटोरियल क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट एडिटोरियल आता है ये वाला, ये भी एक अच्छा आर्टिकल है। उसका आप देख पाओगे ये वाला जो एडिटोरियल है यहाँ पर ये कुछ खास नहीं। यहाँ पे बोला गया कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, उसको लेकर यहाँ पर जो डेथ है उसके लिए हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए कि किन किन लोगों की डेथ हुई है, उसके बारे में चीज़ें मेंशन करी गई हैं। आर्टिकल बेकार है। यहाँ पर जो आर्टिकल है बेसिकली अच्छा है। यहाँ पर चर्चा की गई है, हम लोग ये देख रहे हैं कि आज के टाइम पर भारत के अंदर टोबैको का इस्तेमाल और तंबाकू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब तंबाकू का इस्तेमाल हो रहा है, इससे लोगों की जो हेल्थ है वो काफ़ी हद तक खराब देखने को मिलती है। तो क्या होगा, आप तंबाकू के ऊपर टैक्स बढ़ा दो, इसका कंजम्पशन अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर आज के टाइम पर हम अपने कंट्री में देखते हैं ना, तंबाकू के ऊपर टैक्स बहुत ही कम लगाया जाता है। ठीक है, बहुत कम लगाने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर एक तरीके से इसकी बिक्री ज़्यादा हो रही है और लोगों की जो हेल्थ है वो काफ़ी हद तक बेकार हो रही है। तो यहाँ पर डेटा के अंदर ऑथर बोलते हैं इंडिया के अंदर लगभग 28.6% जो एडल्ट्स हैं वो 15 साल से ऊपर के हैं और 8.5% स्टूडेंट्स जिनकी उम्र 13 से 15 साल की है, ये कहीं ना कहीं टोबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं, तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देख पाओगे यहाँ पर 18 अंडर कैटेगरीज में बहुत सारे बच्चे जो हैं इस तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पर इंडिया आप कह सकते हो जो कंट्री है बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है तंबाकू का पूरे दुनिया भर में। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा तंबाकू का कंजम्पशन होता है और इस बेसिस पर हमारी कंट्री दूसरे नंबर पर आती है। और जो टोबैको यूज़ है बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो ये जाना जाता है बहुत सारी बीमारियों के लिए कि तंबाकू खाने से क्या होता है, कैंसर होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती हैं, डायबिटीज़, क्रॉनिक लंग डिजीज़, ये प्रकार की यहाँ पर बीमारियाँ देखने को मिलती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर तब भी उसके बाद भी आप देख पाओगे बहुत तेज़ी से यहाँ पर इनकी बिक्री देखने को मिलती है। इंडिया का जो एनुअल इकोनॉमिक बर्डन है वो लगभग 1,77,340 करोड़ रुपीज़ का आप देख पाओगे अगर हम बात करें टोबैको यूज़ के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर ये एक तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात आप कह सकते हो जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं और टैबो के प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोगों ने टैक्सेशन नहीं बढ़ाया है। अगर हम पिछले 4 सालों के अंदर भी देखें, जीएसटी को हम लेकर आए थे 2017 के अंदर। ठीक है, तो तब से थोड़ा सा टैक्स इंक्रीज़ हुआ है, अदरवाइज़ यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं पर भी इन टोबैको के ऊपर प्राइस नहीं बढ़ा, कोई टैक्स नहीं लगाए। सिगरेट्स के ऊपर थोड़ा सा आप कह सकते हो टैक्स बढ़ा था, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी टैक्सिंग नहीं बढ़ाई गई है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे फ़ायदा हो रहा है गवर्नमेंट के ऊपर ही। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इससे काफ़ी बिक्री हो रही है। आप अगर टैक्स बढ़ा दोगे तो यहाँ पर बिक्री भी इसकी कम होने वाली है। तो यहाँ पर क्या है, एब्सेंस ऑफ इंक्रीज इन टैक्स मीन्स मोर प्रॉफिट फॉर द टोबैको इंडस्ट्री। ठीक है, क्यों यहाँ पर आप टैक्स नहीं बढ़ा रहे हो, अगर टैक्स नहीं बढ़ रहा है तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टोबैको इंडस्ट्रीज़ हैं इनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पर पैसा आ रहा है। तो ये आप देख पाओगे, ये बताया गया। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ये बोला गया कि बहुत तेज़ी से हमने देखा कि जो जीएसटी का रेवेन्यू वो डिक्लाइन हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, अपने टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर काफ़ी हद तक एक तरीके से टैक्सिंग वगैरह लगा नहीं रखी है, टैक्स वगैरह आप वहाँ से ले नहीं रहे हो, आप वहाँ से भी टैक्स को चार्ज कर सकते हो, है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है टोबैको से वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें खासकर इसके अंदर एक्साइज ड्यूटी, एनसीसीडी, जीएसटी, कंपनसेशन से सब कुछ मिलाकर भी आप देख पाओगे 53,750 करोड़ रुपीज़ का आपको यहाँ पर एनुअल एक तरीके से टैक्स रेवेन्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, जो एक्साइज ड्यूटी है बेसिकली जो हमारी केंद्र सरकार लागू करती है, तो बहुत सारे टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटीज़ को लगाया जाता है। ये रेगुलरली यहाँ पर बढ़ी है अगर हम देखें जीएसटी से पहले, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर ये इनके ऊपर कोई भी टैक्सिंग वगैरह बढ़ी नहीं है, ऐसा बताया गया। उसी प्रकार से जो वैट होता है, वैल्यू एडिड टैक्स, जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार लगाती है, इन्होंने भी यहाँ पर आप देख पाओगे ये भी पहले जीएसटी से पहले लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आता था। लेकिन अगर हम 4 से 5 साल से लगातार पिछले 4 से 5 साल में देखें तो यहाँ पर टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर ये भी जो टैक्स वगैरह है वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ठीक है, टैक्स के अंदर रिडक्शन काफ़ी हद तक देखने को मिला है। टैक्स के अंदर आप कह सकते हो जो कमी है वो काफ़ी तेज़ी से हुई है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आज के टाइम पर टैक्स का जो टोबैको है बेसिकली इसका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया लैक ऑफ टैक्स इंक्रीजेस इन पोस्ट जीएसटी ईयर्स।
उससे क्या हुआ है, माइट मीन द सम करंट स्मोकर्स एंड स्मोक मोर नाउ, मतलब कि जीएसटी के बाद जो टैक्स के अंदर कमी देखने को मिली है, टैक्स कम लगा, इसकी वजह से क्या हुआ है, जो आज के टाइम पर जो स्मोकर्स हैं, जो जो पहले से ही सिगरेट वगैरह पी रहे थे, बीड़ी वगैरह पी रहे थे, वो नॉन स्मोकिंग को बढ़ा दिया है, और जो नॉन स्मोकर्स थे जो कि यहाँ पर ये काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने शुरू कर दिया ये काम करना। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारा काम हुआ है टैक्स ना लगने की वजह से, ये बताया गया। तो यहाँ पर इंडिया ने अपना एक कमिटमेंट रख रखा है कि हम लोग 2025 तक 30% तक यहाँ पर क्या करने वाले, हम लोग एक तरीके से जो टोबैको यूज़ है इसको ख़त्म करने वाले, टैबो के मतलब तंबाकू का जो यूज़ है इसको रिड्यूस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम इस प्रकार से काम करेंगे, जो टैक्स है बेसिकली यहाँ पर अगर ये चार्ज नहीं किया जाएगा तो ये फिर काम हो गया, ये जो हमारा गोल है बेसिकली इसको हम लोग प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाएंगे, ये बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये आप देख पाओगे जो टैक्स बर्डन है बीड़ी के ऊपर, सिगरेट के ऊपर या फिर स्मोकलेस टोबैको के ऊपर, वो आप देख पाओगे 22%, 53% और 64% के आसपास देखने को मिलेगा साल 2021 के अंदर। ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे बोला गया कि एक जो मेजॉरिटी ऑफ टोबैको टैक्सेशन है आज के टाइम पर, वो आपको जीएसटी की फॉर्म में देखने को मिलेगा, कंपनसेशन की फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इनको वापस से रिवाइज करने की काफ़ी तक ज़रूरत है, और जो टैक्सेशन है बेसिकली इसको इंक्रीज़ करने की, इसको बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और बढ़ाने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टोबैको को जो प्राइस है इसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद आप कर सकते हो यहाँ पर क्या होगा कि एक तरीके से टोबैको का कंजम्पशन थोड़ा सा कम होगा। और आज के टाइम पर ये जो बेसिकली टोबैको प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल देखने को मिलेंगे, मतलब जीएसटी आने से पहले इतने अफोर्डेबल नहीं थे जितने अफोर्डेबल आज के टाइम पर आप लोगों को ये देखने को मिल रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा रही है, उसका जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट वैट लगा रही है, इन सब चीज़ों के ऊपर पहले तो बहुत कमी देखने को आप कह सकते हो, जब से जीएसटी आया है तब से यहाँ पर ये चीज़ों के अंदर आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा तेज़ी से कमी आ चुकी है, ये यहाँ पर एग्जैक्टली बताया गया। तो यहाँ पर जो एक्साइज ड्यूटी होती है टोबैको के ऊपर इंडिया के अंदर, वो यहाँ पर लगातार कम है, इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि आप लोग एक बार पब्लिक हेल्थ को भी तो देखो कि लोगों की हेल्थ कैसी है, कि आप लोग यहाँ पर इसके दाम कम कर रहे हो और इस पर टैक्सेस वगैरह नहीं लगा रहे हो, तो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं टोबैको प्रोडक्ट्स ये काफ़ी अफोर्डेबल है। और इससे क्या हो रहा है, इससे लोग इसका कंजम्पशन कर रहे हैं, इसका कंजम्पशन बढ़ा है, और इससे कितने ज़्यादा लोगों की जान जा सकती है, कितनी हेल्थ यहाँ पर एक तरीके से प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, वो भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जो टैक्सेशन है बेसिकली यहाँ पर इसके अंदर आप एक तरीके से आप जो रिडक्शन करना चाहते हो तो आप रिडक्शन कर सकते हो, लेकिन आप लोग इतना भी इसका रिड्यूस ना करो कि बेसिकली यहाँ पर ये पूरी तरह से सस्ता हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया अपने एक डेवलपमेंट गोल की तरफ बढ़ रहा है, आप उसकी तरफ बढ़ सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर टोबैको के टैक्सेशन के ऊपर। ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं इस एडिटोरियल के बारे में। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।